तो एपिसोड नंबर 5 द कालिंग की कहानी की शुरुआत मोरा के एक सपने से शुरू होती है। और जब वो भागते हुए किसी के कब्र के पास पहुंचती है तो क्रॉस पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के साथ वो फिर से अपने पिता के पास या एसाइलम के अंदर पहुंच जाती है। और फिर हम उसी सीन को रिपीट होते हुए देखते हैं जिसे हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था। और जब नींद से जागने के बाद उसे मालूम चलता है कि उन्होंने एलियट को वहीं पे बंद कर दिया है, तो वो जैसे ही एलियट को छुड़ाने के लिए जाती है, कैप्टन उसका रास्ता रोक लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उसको रेलिंग से नीचे फेंक दिया था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे जिंदा होते हुए कैसे पहुंच सकता है। तो मोरा उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे फिर से छोड़ने को बोलती है। तो आइक उसके सामने शर्त रखते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका नाम प्रोमेथियस शिप के पैसेंजर लिस्ट में क्यों है, लेकिन मोरा उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। और ठीक हम इसी वक्त दूसरी तरफ देखते हैं कि जब फ्रांस का एक साथी उसे बताता है कि अगर वो लोग अमेरिका पहुंचते हैं तो उन लोगों के गद्दारी करने की वजह से वो लोग उसे मार डालेंगे, तो आइबेन उन्हें मोटिवेट करते हुए बताती है कि वो लोग अमेरिका पहुंचने के बाद भी अपने आप को उनके हवाले नहीं करेंगे, चाहे उन्हें अपने आप को बचाने के लिए उनसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। तो टोबी उसकी बकवास बातें सुनकर वहां से अपने भाई के पास चली जाती है और हमें उनकी बातचीत से यहाँ पे ये पता चलता है कि वो लोग अमेरिका पहुंचने के बाद अपनी मॉम, डैड और एडा को वहीं पे छोड़ने वाले थे और फिर अपने बंदूक को तैयार करने के बाद कैप्टन का साथ देने के लिए वहां से चली जाती है। और इधर हम नीचे देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर में या स्टीम गैस डिवाइस में हलचल होने लगी है। और इधर जब टोबी उनके चेंबर में दस्तक देती है तो उनकी सारी बंदूकें उसके ऊपर तंग जाती हैं। तो टोबी आज समर्पण करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो बस उनका साथ देने के लिए आई है। और तभी एलियट के हलचल करने की वजह से सारी बंदूकें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। और जब मोरा उनकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए एलियट को बचाने के लिए या उसे निकालने के लिए आगे बढ़ जाती है तो और जब एलियट अपने पिरामिड को लेकर बाहर निकलता है तो मोरा उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने इस समय को रोका है या उसके पिरामिड ने ये काम किया है। तो एलियट उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। और जब मोरा उसके पास जाकर फिर से उससे पूछती है तो वो उसे लेकर जैसे ही रूम से बाहर आता है, यहाँ पर वक्त का पहिया फिर से चल पड़ता है। और जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो सभी लोग इस नज़ारे की वजह से या इस कांड की वजह से परेशान होने लगते हैं। और तभी शिप में बार बार सायरन सुनाई देने लगता है। और जब रेमिरो इस सायरन की वजह से सबको ये बताता है कि वो लोग मरने वाले हैं तो कैप्टन का माथा फिर जाता है और वो डेनियल के ऊपर हमला करते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो मोरा से रात में क्या बातें कर रहा था। और डेनियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस उसकी मदद कर रहा था, लेकिन जब उनकी गहमा गहमी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो टोबी उनके बीच में आते कैप्टन को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस शिप का कैप्टन है और वो लोगों पे अपना गुस्सा उतार कर क्या पाना चाहता है। तो कैप्टन झल्लाते हुए उन्हें समझाता है कि वो लोग फर्नेसिस में बहुत ही ज्यादा कोयला यूज कर रहे हैं और अगर वो लोग इसी तरह से कोयले को बर्बाद करते रहते हैं तो उनके अमेरिका जाने से पहले ही कोयला खत्म हो जाएगा। और डेनियल भी उसकी बात से सहमत होते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें शिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और तभी सायरन की आवाज रुकने के साथ घड़ी की सुइयां टिक टिक करने लगती हैं और कुछ लोग उस घड़ी की आवाज को सुनकर और अपने आप पे काबू खोते हुए वहां से बाहर निकलने लगते हैं। और इधर जब गैलिन में भी ये सारी हलचल होने लगती है तो टोबी की मॉम या आइबेन को ये लगता है कि वो सभी लोग शैतान के बस में हो चुके हैं। और जब फ्रांस अपने साथी को रोकने की कोशिश करता है तो उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो रुकता नहीं है। और फिर सभी लोग शिप के ऊपर पहुंचकर और आगे बढ़ते हुए जब अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहे होते हैं
तो लिंगई अपनी मॉम को खोजते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर सभी लोग एक एक करके पूरे शिप से कूदने लगते हैं। और इधर जान लूसियन और एल्सेट इस नज़ारे को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। वहीं जब एलियट मोरा का हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है तो मोरा इस नज़ारे को देखने के बाद जब उससे जानने की कोशिश करती है तो वो फिर से उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो मोरा उसे अपने रूम में ले जाने के बाद जब उसे फिर से जानने की कोशिश करती है तो एलियट उसे एक पेपर पर लिख कर ये बताता है कि वो लोग सुन रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें क्रिएटर से पूछना होगा। और इधर सेबेस्टियन फिर से अपने सीक्रेट बॉक्स के पास पहुंचकर किसी को मैसेज भेजने लगता है और इधर कॉरिडोर में दोनों गुटों का आमना सामना हो जाता है। और जब मामला कुछ देर के लिए शांत होता है तो क्रिस्टर के डैड वहां पे पहुंचकर आईबेन को उसके बेटे की मौत के बारे में या उसके कूदने के बारे में बता देते हैं। और जब उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग अपनी जान देने के लिए जा रहे हैं तो वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेनियल इस मौके का फायदा उठाते हुए और उनके बिजी रहने की वजह से वो वहां से चला जाता है। और जब ओलिग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है तभी लिंगई अपना दुखड़ा लेकर वहां पे पहुंच जाती है और उसके गम को सुनने के बाद उसे गले लगा लेता है। और इधर एलियट मोरा की मदद से बेड को हटाने के बाद और उस होल को खोलने के बाद उसके अंदर चला जाता है और फिर अपने कीड़े का जादू दिखाते हुए वो उसकी मदद से वहां पे एक रास्ता खोल देता है। और मोरा भी इस नज़ारे को देखने के बाद उसके पीछे चली जाती है। और जब वो उस रास्ते से बाहर निकलती है तो वो वहीं पे पहुंच जाती है जहां पर हम एपिसोड की शुरुआत में उसे भागते हुए देखते हैं। और फिर आगे बढ़ने के बाद जब वो एसाइलम को देखती है तो वो वहां पे पहुंचने के लिए आगे बढ़ जाती है। और इधर जब डेलियम मोरा के रूम में पहुंचता है तो होल को देखने के बाद उससे सारी सच्चाई मालूम चल जाती है और फिर वो भी उस होल के अंदर पहुंचने के बाद अपने डिवाइस का यूज करते हुए उस रास्ते को खोल डालता है। और जब उससे बाहर निकलकर एलियट से बातचीत करता है तो उनकी बातचीत से ये पता चलता है कि ये सारे लोग एक लूप में फंसे और वो लोग यहाँ तक पहली बार मोरा को यहाँ पर लाने में सक्सेस हुए, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने पीछे जितनी बार भी ट्राई किया मोरा की मौत उस कॉरिडोर में हो गई थी। और उनकी बातचीत से यहाँ पे ये भी पता चलता है कि मोरा अपनी याददाश्त को खो चुकी है। और डेनियल एलियट को समझाते हुए ये बताता है कि उन्हें इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग कैरबरोस जहाज को पूरी तरह से डुबा देंगे। और फिर उसे जाने से पहले ये बताता है कि उसे यहीं पे रुकना पड़ेगा और वो लोग उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे। और इधर जहाँ शिप से लोग अभी भी कूद रहे होते हैं वही रेमेरो जब एंजल के पास पहुँचता है तो वो इस नज़ारे की वजह से पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। और इधर जब जीरोम उसे रोकने के लिए जाता है तो लूसियन उसे देखने के बाद अपना आपा खो बैठता है, लेकिन जीरोम उन दोनों पे काबू पाने के बाद उन दोनों को बांध कर अपने आप को भी बांध लेता है। और इधर जब आईबेन की भी हालत बाकियों की जैसी हो जाती है तो वो लोग उसे बांधने के बाद अपने आप को भी बांध देते हैं। और इधर जब सेलर कंपनी के मैसेज को डिकोड करता है तो उसे शिप को डुबाने का मैसेज आता है। और दूसरी तरफ जब डेनियल लूप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है या मौतों के सिलसिले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसका सामना वहाँ पे बचे हुए इकलौते वर्कर से हो जाता है। और जैसे ही वो उसके ऊपर भारी पड़ते उसका काम तमाम करने वाला होता है डेनियल अपने डिवाइस की मदद से उसको बेहोश कर देता है। और इधर जब मोरा एसाइलम के अंदर दस्तक देती है तो थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद वो उस रूम तक पहुंच जाती है जहां पर उसके साथ कांड हुए थे। और जब वो उस रूम को खोलकर अंदर दस्तक देती है तो उसके डैड ब्लैक सीरीज को लेकर वहां पे अवतरित हो जाते हैं। और जब मोरा उन्हें देखने के बाद अपने भाई के बारे में या यहाँ के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे जवाब देते हैं कि वो सही सवालों को नहीं पूछ रही है। और
और फिर मोरा सिरिंज के असर की वजह से या उसके डैड के कांड की वजह से वो वापस शिप में आ जाती है और जब अपने होश को संभालने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है तो उसका सामना आइक से हो जाता है और वो उससे जानने की कोशिश करता है कि वो वहाँ से अचानक गायब कैसे हो गई थी। तो मोरा उसे बता देती है कि वो लड़के के पिरामिड की वजह से या उसकी वजह से गायब हुई थी। और जब आइक उससे पूछताछ करने के लिए अपने कमरे में ले जाता है तो मोरा उसे बता देती है कि वो इस शिप के मालिक की बेटी है और उसका असली नाम मोरा हेनरी सिंगलटन है और हेनरी सिंगलटन उसके पिता है। मुझे लगता है ये किसी तरह का एक्सपेरिमेंट है। मेरे फादर ने अपनी पूरी जिंदगी इंसान के व्यवहार को स्टडी किया है। उन पर जुनून सवार है, दिमाग के सारे फंक्शंस को समझने का। उन्हें जहाज खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने इन पर मौजूद लोगों को स्टडी करने के लिए इन जहाज को कुछ किया है। और फिर उसे अपने लेटर के बारे में बताकर और दिखाकर ये भी बताती है कि उसका भाई उसे हमेशा ही हेनरी के नाम से पुकारता था क्योंकि उनके पिता हमेशा ही मेरे ऊपर फोकस किया करते थे और इसी वजह से हेनरी उससे गुस्सा होकर हमेशा हेनरी पुकारा करता था। और जब वो उसे बता रही होती है कि उसका भाई भी प्रोमेथियस के गायब होने से एक दिन पहले से गायब हुआ है, तभी उसकी नज़र कीड़े पे जाती है और वो उसे पकड़कर आइक के बेड के नीचे के होल के अंदर पहुंच जाती है और फिर कीड़े का इस्तेमाल करते हुए वहां पर बने हुए दरवाजे को खोल डालती है। और जब दोनों होल के अंदर से गुजरकर बाहर निकलते हैं तो वो आइक के घर से दूर बने हुए जंगल के पास पहुंच जाते हैं। और जब आइक अपनी बेटी की आवाज को सुनकर उस घर के अंदर जाता है तो उसे वही जगह मिलती है जहाँ पर वो कीड़े की मदद से पिछली बार अपने शिप पे वापस पहुंचा था। और जब आइक उसे इस बारे में बताता है तो मोरा उसे अपने साफ्ट के बारे में या अपने होल के बारे में भी बताती है। और इधर जब सेबेस्टियन सेलर के पास पहुंचता है तो वो उसे कंपनी का मैसेज बताकर जब ये बताने की कोशिश करता है कि कैप्टन यूरोप जाने के बारे में सही थे तो सेबेस्टियन डेली की तरह ही अपना डिवाइस निकालकर उसे बेहोश कर देता है। और इधर जब आइक शिप में आकर मोरा से जानने की कोशिश करता है कि ये सारे कांड उसके पिता की वजह से हो रहे हैं तो मोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सारी चीजें रियल नहीं है बल्कि वो लोग एक सपने के अंदर है। और उसे इस सच्चाई के बारे में शायद मालूम चल चुका था और इसी वजह से उसके पिता ने उसकी याददाश्त को मिटा दिया है। और जब मोरा उसे बताती है कि उसे प्रोमेथियस पे होना बिल्कुल याद नहीं तो आइक प्रोमेथियस की लिस्ट को खोलते हुए उसे बताता है कि सिर्फ यही चीज अजीब नहीं है, वो भी प्रोमेथियस शिप का कैप्टन था। और इधर जब डेनियल उस डिवाइस में छेड़छाड़ करते हुए या क्वांटम कंप्यूटर में छेड़छाड़ करते हुए जैसे ही उसको बंद करता है, घड़ी की आवाज बंद होने के साथ ही मौतों का सिलसिला बंद हो जाता है। और इधर जहाँ एक एक करके सभी लोगों को इस बारे में एहसास हो जाता है, वही मिस फ्रैंकलिन की जान बच जाती है। और जब सभी लोग होश में आने के बाद एक एक करके ऊपर आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शिप पे लगभग 99% लोग मारे जा चुके हैं। और फिर सेबेस्टियन भी ऊपर आकर कैप्टन को कंपनी का मैसेज दे देता है। वो बार बार एक ही चीज भेज रहे हैं, सिंक शिप। दोबारा वही संदेश क्यों भेजेंगे? मुझे नहीं लगता उनका इशारा प्रोमेथियस की तरफ है, बल्कि हमारी तरफ है। और इधर हम देखते हैं कि हेनरी का वर्कर उसके पास पहुंचकर जब उसे केरबरोस शिप का मैसेज देता है तो हमें यहाँ पे ये रिवील होता है कि सेबेस्टियन हेनरी के लिए काम कर रहा है। और हेनरी उसे जवाब देते हुए ये बताता है उसे सेबेस्टियन को ये मैसेज देना है कि उनका टाइम अब लगभग खत्म होने वाला है और उसे हर हाल में एलियट को ढूंढकर उसके पास लाना है। और फिर हेनरी के पिरामिड दर्शन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।